मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबको गुड मॉर्निंग। तो वी स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग आलोक, दिव्यांशु, नीरज, एवरीबॉडी। वी स्टार्ट विद क्रेडिट कंट्रोल। आज हम लोगों को जो पढ़ना है, इनफैक्ट मैंने बताया टॉपिक का नाम हम लोग चाहेंगे रखेंगे क्या, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल। इंस्टेड ऑफ द टॉपिक्स नेम हम लोगों को इसका नाम रखना चाहिए साख सृजन नियंत्रण, यानी साख सृजन पर होने वाला नियंत्रण। वी वांट टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। हम लोगों का जो काम है वो क्या है कि कंट्रोल करना है क्रेडिट क्रिएशन। तो हम लोगों ने कहा कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड्स, दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहले को कहा जनरल। जनरल शब्द बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य। द बेटर वर्ड इज क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक। जब हम टोटल क्वांटिटी को, जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट मेथड्स पढ़ेंगे और फिर इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़ेंगे और फिर कुछ मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे। तो नेचुरली अब आपकी किताबों में जो लिखा है उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से कई चीजें बिल्कुल आउटडेट हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं। तो क्योंकि किताबों के नए वर्जन रिवाइज नहीं होते, इफ यू हैव द बुक ऑफ डीएम मिथानी और फॉर दैट मैटर सूरज भान गुप्ता और फॉर दैट मैटर एस एन लाल, तो कई चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप साथ में लिखते भी चलें। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या परिमाणात्मक साख नियंत्रण। दैट मीन्स द फर्स्ट काइंड, जिनको हमने कहा जनरल। जनरल क्यों कह रहे हैं? दे आर नॉन NM3 क्या है? NM3 मैंने कहा लिखा भाई? कोई ऐसा सवाल पूछिए जो मैंने बताया हो। NM3 मैंने कहा लिखा है? कल लिखा था क्या मैंने NM3? कंफ्यूजन ना नो सर। हाँ, फिर क्यों NM3 पूछ रहे हो अचानक? मैं जो बताता चलूं उसी से चलो, उसके बाद पूछने का टाइम दूंगा। आई गिव यू सम टाइम। मे बी कि मैं लास्ट में ये अनाउंस कर दूं कि कल नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इसके बाद इन्फ्लेशन पढ़ाना है, तो इन्फ्लेशन के लिए नया टॉपिक नए दिन से शुरू करूंगा। मे बी कि कल से शुरू ना कर पाऊं। तो लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने डिस्कशन किया क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट। और हमने इसे किताबों में लिखा जनरल क्रेडिट कंट्रोल या सामान्य। क्यों लिखा? लेट मी बी वेरी क्लियर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रेडिट कंट्रोल। तो इसकी पहली विशेषता है जिसको हमने कहा जनरल, वो क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। माने ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, विभेद रहित। कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, ना पर्सन्स में, ना रीजन में, ना सेक्टर में, ना क्या कहते हैं इंटरेस्ट में, किसी में नहीं करती। तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। हम लोगों ने कहा कि देयर आर टू मेथड्स। वैसे तो 4 मेथड होते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की, लेकिन हम पहले 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो मैं नाम लिखूंगा कृपया करके उन्हीं को लिखिएगा, अपने मन से किताब वाला नाम मत लिखिएगा। मैं 2 क्यों बता रहा हूं, मैं पहले बता दूं। हम लोग इनको हमारी भाषा में कहेंगे प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब ये शब्द बड़ा मजेदार है। नॉर्म्स को कहते हैं मानक और प्रूडेंशियल को कहते हैं आदर्श। आदर्श मानक, ये आदर्श मानक क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला शब्द हम लिखेंगे, हम लिख रहे हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब किताबों में क्या लिखा है या अखबारों में क्या लिखा है, क्यों अलग लिखा है वो भी बता देता हूं। इसे लिखा जाता है कैश रिजर्व रेशियो।
CRR, दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन हम इसको लिखना पसंद करेंगे। क्यों होता है पहले समझें, और दोनों में शब्द लिख देता हूं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मैंने ये दोनों ही पहले क्यों पढ़ना है ये भी बताऊंगा। संविधिक तरलता अनुपात, विधि द्वारा मान्य, संविधिक माने संविधान नहीं, विधि द्वारा मान्य तरलता अनुपात। ये दो हैं क्या वर्चुअली, पहले इसको समझें। हम लोगों ने पढ़ा कि एक बैंक ने अगर अल्फा 10% रखा तो 1,000 रुपया जमा होने पर ये 10,000 की चेकबुक बांट सकता है। अगर अल्फा को 20% कर दें तो ये 5,000 की बांट पाएगा। अगर 50% कर दें तो ये 20,000 की 2,000 की बांट पाएगा। यानी अल्फा जितना कम होगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है। इसे क्या कहा हमने, कैपेसिटी, क्षमता। इतनी कर तो सकता है लेकिन रिस्क ज्यादा होगा। क्यों रिस्क ज्यादा होगा, हमने 1,000 रुपया हमारे पास टोटल है और हमने 10,000 की चेकबुक बांट दी है। किसी दिन 7,000 या 6,000 जिनके पास चेक है उनसे कैश लेने आ गए तो हमारे पास कैश नहीं बचेगा। और अगर कैश नहीं बचेगा तो जितने लोगों ने पैसा जमा किया है दे विल कम इन लाइन, और जिनको हमने उधार दिया है वो उस दिन दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, तो बैंक फेल हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने 2 मानक बनाए हैं। वो मानक क्या है, कुछ पैसा हर बैंक में जो नया डिपॉजिट होता है, न्यू डिपॉजिट, बार बार याद रखिएगा, न्यू डिपॉजिट के लिए हमने जो शब्द इस्तेमाल किया था दैट वाज प्राइमरी डिपॉजिट। इसको हमने कहा था प्राथमिक जमा या डेल्टा डी। इसका एक निश्चित प्रतिशत हम रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं हर फ्राइडे को। मंडे से फ्राइडे तक जितना जमा होता है फ्राइडे को रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं। इसे आप कॉशन मनी समझ लीजिए। कितना कराते हैं, ये जो रिजर्व रेशियो है इसे कैश रिजर्व कहते हैं, यानी कैश का कोई पार्ट। लेकिन भारत में मैंने इसे वेरिएबल क्यों लिखा, क्योंकि रिजर्व बैंक इसे मिनिमम 3% कर सकता है, मैक्सिमम 15% लिखा है, लेकिन 16 भी कर सकता है। तो इनफैक्ट 3 से 16 मानना चाहिए। अब सवाल यह है कि जिस दिन मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 10% है, आजकल तो ये बहुत कम है 4%, इसलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ये 10% है, तो जैसे ही 1,000 जमा हुआ 100 रुपए आप कहां लिख देंगे, आरबीआई में जमा कर देंगे। यानी अब आप क्रेडिट क्रिएशन में कितने में कर सकते हैं, 900 में कर सकते हैं। अल्फा 10% है तो 9,000 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, आपकी कैपेसिटी घटा देते हैं। और ये बैंक रिजर्व बैंक में पैसा पड़ा, इसका क्या मतलब है कि अगर ज्यादा लोग पैसा लेने आ गए तो आप रिजर्व बैंक से अपना कॉशन मनी वापस ले लीजिए, ताकि ग्राहक को किसी भी प्रकार से वापस न जाना पड़े। ये रेशियो इसलिए रिजर्व बैंक माने, जहां आप जानते हैं कि भारत में 27 जगहों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन जहां नहीं है वहां स्टेट बैंक रिजर्व बैंक का काम करेगा, तो स्टेट बैंक के पास ये पैसा जमा हो जाएगा और स्टेट बैंक आपको उसी दिन इसका पैसा वापस कर देगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि अगर हम ये बढ़ाएंगे 15% कर देंगे मान लीजिए, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 850 बचेगा। अगर हम इसको 3% कर देंगे तो हम पे कितना बचेगा, 970 बचेगा। यानी ये पैसा अगर निकाल दें प्राइमरी डिपॉजिट से तो बाकी पर ही तो क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। तो अगर सरकार को लगता है कि बाजार में साख बढ़ाने की जरूरत है, क्रेडिट को एक्सपैंड करना है, तो क्या कर देगी, घटा के 3% तक ला सकती है। और अगर लगता है सरकार को कि साख को घटाना है, बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में, क्यों घटाना बढ़ाना है, वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन्फ्लेशन, तो इसको हम बढ़ाकर 15% कर देते हैं। तो अब अगर बैंकों के पास बचा 850 तो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, 8,500। यहां से देखिए रिजर्व बैंक इस रेशियो में परिवर्तन कर सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब ये कैश का एक पार्ट के रूप में रिजर्व रखा जाता है,
इसलिए इसे कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसे कैश रिजर्व रेशियो ही कहते हैं। चेस्ट कैश क्या होता है, अल्फा, वो अलग चीज है, वो बैंक अपने पास ग्राहकों को देने के लिए रखता है। ये कौन सा पैसा है, जो अपने पास से रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर देता है, कॉशन मनी, जरूरत पड़ने पर आपको ये पैसा वापस मिल जाता है। अभी तक इस पैसे पर जो बैंक जमा करते हैं, इस पर कोई बैंक, रिजर्व बैंक इनको ब्याज नहीं देता है, तो ये एक तरीके से ब्याज रहित होता है। अब इसी तरह की दूसरी चीज है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व बैंक कहता है कि भैया ये हमने मान लीजिए 3%, 4%, 5% कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 950। 950 से आप कितना क्रिएट कर देंगे, 9500। इस 9500 वाले दिन, एक ही दिन अगर सब पैसा लेने आ गए या आधे लेने आ गए, तो आपके पास तो 10% यानी 100 ही रुपया बचा हुआ है, 1000 है, आप कैसे पेमेंट करेंगे? तो कहते हैं नहीं, हम आपको विधि द्वारा आदेश देते हैं, वी ऑर्डर यू स्टैट्यूटरी, कि आपको और पैसा लिक्विड रखना पड़ेगा। लिक्विड माने तरल रूप में रखना पड़ेगा। यानी जो 10% कैश रखते हैं वो तो रखते ही रखते हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा पैसा रखना चाहिए जो तरल हो, ताकि अगर अचानक ग्राहक आ जाए तो आपको परेशानी न हो। और ये तरलता अनुपात अब तो 24% है, 25% सामान्य मानक है, लेकिन भारत सरकार ने एक समय में बढ़ाकर इसको 38.5% तक कर दिया था। अब इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक शब्द समझना पड़ेगा। हम लोगों ने 2 शब्द पढ़े हैं, फिर से याद रखिए। एक पढ़ा है करेंसी, वी हैव स्टडीड दिस करेंसी। करेंसी क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे, जो भी ग्राहक को ₹2000 जो भी लिखा हुआ है, ये क्या है, बियरर, माने तुरंत भुगतान हो रहा है, हर आदमी इसको स्वीकार कर रहा है। इसके बाद कल हम लोगों ने एक और शब्द पढ़ा था जिसे कहा था ट्रेजरी बिल, उस पर भी लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, लेकिन एक डेट दी जाती है। मान लीजिए डेट है 31 मार्च 2022। अगर आज के दिन आपके पास ट्रेजरी बिल पड़ा है, ये तो आपने को खरीदा है, ये तो आपको मिल गया था 96 रुपए में, ये 100 होगा ही नहीं। कब तक 100 नहीं होगा, जब तक 31 मार्च ना आ जाए। 31 मार्च को ये ट्रेजरी बिल कितने का हो जाएगा, 100 का। तो आज तो 96 का ही है, ये एक तरीके से आपने खरीद रखा है, तो ये क्या हो जाता है, उधार। इसको जनरली कौन जारी करता है, सरकार। तो ये भी एक प्रॉमिजरी बॉन्ड है, प्रॉमिजरी नोट है, ऐसा नोट जो एक प्रॉमिस देता है, शपथ लेता है कि मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन इतने दिन बाद करूंगा। तो जब सरकार का टैक्स का पैसा वापस आ जाता है तो आपको दे देती है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कहलाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कल मैंने इसको नहीं बताया था। सिक्योरिटी माने प्रतिभूति। अब प्रतिभूति शब्द को समझना बहुत आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हम इसको समझाने का प्रयास करें, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप किसी से लोन लेने जाएं, किसी से भी लोन लेने जाएं, उधार लेने जाते हैं, आपने कहा मुझको 1 लाख रुपए उधार दीजिए, फ्रेंड है दे भी सकता है, लेकिन बैंक में जाते हैं तो कहता है भाई हम 1 लाख रुपए उधार कैसे दे दें आपको, आपके पास कोई प्रतिभूति या सिक्योरिटी है? प्रतिभूति माने कोई ऐसी चीज है जिसको आप गिरवी रखकर ये पैसा ले सकते हैं, जैसे गोल्ड लोन। तो आप गोल्ड जमा कर दीजिए, बदले में आपको लोन मिल जाएगा। आप अपने मकान को गिरवी रख दीजिए, बदले में आपको लोन मिल जाएगा। आप अपना कार को गिरवी रख दीजिए, बदले में आपको लोन मिल जाएगा। तो जनरली लोन के खिलाफ एक सिक्योरिटी रखी जाती है, इसे हम प्रतिभूति कहते हैं। अगर सरकार को लोन लेना है तो एक तरीका तो जो ट्रेजरी बिल है, लेकिन वो तो 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, 364 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता, माने उसी साल उसका पेमेंट होना है और वो राजकोष या रिजर्व बैंक की गारंटी पर मिलता है। लेकिन अगर सरकार को पब्लिक से लोन लेना है, मार्केट से लोन लेना है, तो वो तो अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकती। सरकार के पास जमीनें होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, एरोड्रोम्स होते हैं, सुरक्षा की भूमि होती है, लेकिन उसको गिरवी नहीं रख सकती।
तो वो क्या रखती है, एक डॉक्यूमेंट गिरवी रखती है। एक डॉक्यूमेंट माने एक तरीके का बॉन्ड, इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। वो कैसी होती है कि हम आपको 10,000 रुपए आपसे लोन ले रहे हैं, इस पैसे को हम 6% ब्याज के साथ इतने दिनों बाद लौटा देंगे। अब सिक्योरिटी और बॉन्ड में क्या अंतर है? बहुत बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन तब भी थोड़ा अंतर जान लीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी ट्रेजरी बिल की तरह नहीं होता, यानी उसमें क्या होता है, पहले आपको क्या मिल जाता है, ब्याज पहले मिल जाता है, और आपको जब भुगतान करने जाते हैं तो 96 का 100 यानी ज्यादा मिल जाता है। सिक्योरिटी आपको कूपन रेट यानी जिस रेट पर लिखा होता है उसी रेट पर मिलती है। लेकिन सिक्योरिटी की एक विशेषता होती है, सरकार कई प्रकार की सिक्योरिटी जारी करती है, जिसमें से एक बहुत लिक्विड सिक्योरिटी होती है। बहुत लिक्विड, लिक्विड का मतलब है इसको जिस दिन चाहें आप भुना सकते हैं। जिस दिन मैंने कहा जिस रात चाहें आप भुना सकते हैं, 24 आवर्स ये कैश हो सकती है। अब आप कहेंगे रात में कैसे कैश होगी? नेचुरली बैंकों को रात में पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए राजकोष में अलग से पैसा रखा जाता है। इट इज वेरी लिक्विड। इस पर मुश्किल से 3% या 4% ब्याज मिलता है। तो सरकार बैंकों से कहती है कि आपको 25% पैसा, कौन सा 25, अब ध्यान से देखते रहिए। पहला 10% तो क्या है, हमने कैश रखा हुआ है जिसको हमने कहा अल्फा। 5% हमने वेरिएबल रिजर्व रेशियो को कहां जमा कर दिया, रिजर्व बैंक में। इनके अलावा, इनकी बात ही नहीं हो रही है, इनके अलावा अगर 1,000 जमा हुआ है तो सबसे पहले 100 तो हमने कैश रख लिया था, पहले ही निकाल दिया था, 900 पर ही हमने क्रेडिट क्रिएशन किया था, फिर हमने 50 रुपया और निकाल के रिजर्व बैंक में जमा कर दिया। वो कहते हैं इसके अलावा 250 रुपए अलग निकालिए और इसको तरल रखिए। अब आप ही सोचिए कि अगर बैंक इसको तरल रखेगा तो कितने रुपए तरल हो गए, 400। अगर 400 तरल रख लिया उसने तो उधार कितने पर देगा, 600 पर देगा। यानी उसने, उसको पैसा कमाने के लिए कितना मिल रहा है, 600, और उसको ब्याज कितने पर देना है, 1,000 पर। नेचुरली इसका नुकसान होगा। तो वो क्या करता है, डिस 250 की वो कैश नहीं रखता, गोल्ड रख सकता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि गोल्ड कैसे बेचें, रात में पैसा, दिन में पैसा, अचानक ग्राहक आ गए, दिवाली की मांग बढ़ गई, सबको बिहार जाना है, सबको उत्तर प्रदेश जाना है, सबको बंबई जाना है, सब अपना पैसा नकद निकाल के ले जा रहे हैं। लाइन हो गई, बाजार में बहुत बड़ी लाइन लग गई हमारे बैंक के सामने। हम पे तो 10% पैसा था, 5% हमने निकाल लिया। अब अगर हमने गोल्ड रखा है तो मार्केट में बेचने जाएंगे तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, किसी कंपनी का शेयर रखा है तो पता नहीं कितनी देर रखेगी। तो जनरली बैंक क्या करते हैं, इतने पैसे की सिक्योरिटी खरीद के रख लेते हैं। इस पैसे की सिक्योरिटी खरीदने से क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो किसी भी दूसरे बैंक में ये सिक्योरिटी बेच देंगे, रिजर्व बैंक को सिक्योरिटी बेच देंगे, ट्रेजरी में सिक्योरिटी बेच देंगे, और हमको उसी समय कैश पैसा मिल जाएगा। और अगर नहीं बेचा तो कम से कम 1 साल बाद इस पे 3% ब्याज कुछ तो मिलेगा। वी विल गेट समथिंग, ज्यादा नहीं मिलेगा, 3% मिलेगा, लेकिन वी विल गेट समथिंग। तो जो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसके बदले में सारा बैंक क्या खरीद के रखते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकार जमीन नहीं गिरवी रखती, सरकार केवल वचनबद्ध होती है। इट ओनली गिव्स ए नोट, लिख के देती है कि भैया हमने इतना पैसा है, इसके बदले में हम आपको इतना ब्याज देंगे, है ना। इसे कहते हैं सिक्योरिटी। वैसे याद दिला दूं, पता नहीं तो कुछ लोगों को शायद याद होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि बैंक लोगों को हर फ्राइडे को पता चल जाता है कितना पैसा है। वो फ्राइडे के दिन फिर क्या कहते हैं, किसी बिचौलिए के पास जाते हैं, जिसको हम प्राइमरी डीलर कहते हैं। उनसे कहते हैं भैया हमको रिजर्व बैंक से क्या खरीद के ला के दे दो, सरकार की प्रतिभूतियां खरीद के ला के दे दो। इसके बीच में इनको पहले 3 महीने से 6 महीने का समय मिलता था।
माने आज 10 लाख दे दिया, 3 महीने के अंदर में ये सिक्योरिटी दे दे, तो इसको हम लोग वैलिड मानते थे। लेकिन लोग तो बड़े चालाक है ना। एक बड़ा विद्वान आदमी पैदा हो गया, बहुत ही विद्वान था, हर्षद मेहता इसका नाम था। हर्षद मेहता को ये पता चल गया कि भाई आज अगर हम इनसे कैश ले लें, आज हम इनसे कैश ले लें तो 3 महीने के अंदर में कभी भी सिक्योरिटी खरीद के दे सकते हैं। तो इनसे पैसा कैश ले लिया, रिजर्व बैंक से पैसा 3 महीने बाद जमा करके सिक्योरिटी लेनी है। इसने बड़ा कमाल का काम किया। मान लीजिए इसने बड़े बड़े बैंकों से 100 करोड़ ले लिया, तो बैंक का मैनेजर क्या चाहेगा, सिक्योरिटी कल ही मिल जाए। तो इसने बैंक के मैनेजर से कहा, कल क्या 3 महीने का टाइम होता है आपके पास, क्या जल्दी है आपको, मैं सिक्योरिटी आपको दूंगा, इसकी जिम्मेदारी है, बदले में आप एक कार हमसे ले लीजिए, इस्तेमाल करिए, जो भी करिए। फिर वो 100 करोड़ से 200 करोड़ से क्या करता था, शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगाता था, जिसका दाम बढ़ जाता था। क्योंकि 100 करोड़ एक साथ लगा देगा तो नेचुरली इस कंपनी का दाम बढ़ जाता था। 2 महीने बाद इसको बेच के क्या करता था, सरकार से सिक्योरिटी खरीद के बैंक को दे देता था। इसे प्रतिभूति घोटाला कांड कहते हैं। ये कहां से शुरू हुआ, क्योंकि हर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए बाध्य है। वाई दे वांट टू परचेज इट, दे वांट टू परचेज इट क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो जो लड़का सवाल पूछ रहा था कि बैंक में पैसा कहां से आता है, 10% तो कैश अपने पास रखते हैं, देन दे ऑल्सो हैव सम मनी इन रिजर्व बैंक, वो कभी भी ले सकते हैं, प्लस कुछ और पैसा भी रखते हैं विच इज अराउंड 25%, जिसकी वो लिक्विड सिक्योरिटी खरीद के रख लेते हैं। दिस सिक्योरिटी कैन बी यूज एट ऑल इमरजेंसीज, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो बैंक के पास कितना पैसा है, 10 + 5 + 25 40% पैसा है। तो नेचुरली आप समझ लीजिए कि अगर 1000 जमा होगा तो 10% यानी 100 रुपया पहले निकल गया जस्ट कैश, 5% CRR यानी ये भी निकल गया 50 रुपए, और 25% क्या निकल गया, SLR यानी इसकी हमने सिक्योरिटी खरीद ली। तो ये पैसा तो बैंक से पहले ही निकल जाता है, यानी बैंक की क्रेडिट कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 600। अब कितना दिया उधार दे सकता है, 6000। याद रखना है कि अगर ये दोनों बढ़ा दिए जाएं, ये दोनों बढ़ा दिए जाएं तो बैंक उधार कम दे पाएगा, और इन दोनों को घटा दिया जाए तो बैंक ज्यादा उधार दे पाएगा। क्रेडिट क्रिएशन पर कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन पर कंट्रोल है ना। तो कितना क्रेडिट क्रिएशन करेंगे इस पर कंट्रोल हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी विल बी कंट्रोल्ड है ना, इसकी मात्रा या परिमाण विल बी कंट्रोल्ड, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। और ये कैसे होता है, सिंपल, सेंट्रल बैंक SLR बढ़ा सकता है, CRR बढ़ा सकता है। अगर दोनों बढ़ा दिया तो क्रेडिट कम हो जाएगा, लेकिन ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, सब बैंकों के लिए एक बराबर बढ़ेगा, सारे बैंकों को एक सा काम करना पड़ेगा। देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड। आगे अगर बात समझ में आ गई हो तो हम बाकी दो के बारे में पहले बात कर लें। लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। अब हम लोग बाकी दो की बात करेंगे जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स में कल एक लड़के ने पूछा था, उसी से शुरू कर रहा हूं, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट होता है वो एक तरीके से RBI कर लेता है, लेकिन मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट। वो तो डायरेक्ट था, ऑर्डर निकाल दिया, SLR बढ़ाओ, यू हैव टू डू इट, CRR बढ़ाओ, यू हैव टू डू इट, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड था। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। ओपन मार्केट माने बाजार में, कौन से बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार में, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। इसमें क्या है कि RBI एज ए कॉम्पिटिटर एंड कॉम्प्लीमेंटर, एक प्रतिद्वंदी के रूप में भी खड़ा हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी खड़ा हो सकता है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं, और ये पढ़ने के लिए आपको रिजर्व बैंक या कहीं जनरल नॉलेज में भी काम आ जाएगा। अभी अचानक एक बड़ा अच्छा शब्द आया था, ऑपरेशन ट्विस्ट।
ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट नाम का शब्द था, ये आरबीआई ने थोड़े दिनों पहले किया था। मैंने आपसे बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं जो जनरली बैंक खरीद के रखते हैं अपने पास 3% के लिए या 4% के लिए, वॉट एवर इट इज। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ही नहीं खरीदते, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैंक ही नहीं खरीदते, पब्लिक भी खरीदती है। और इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ऊंचा होता है। तरीका क्या है, जितना लॉन्ग टर्म का बॉन्ड होगा, अगर मान लीजिए 7 साल का है, जैसे मैंने बताया एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने लंबे होंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8.5% होगा। और जितने शॉर्ट होंगे, मान लीजिए 3 साल का है तो इस पर 5% होगा। ये जारी करता है रिजर्व बैंक सरकार के आदेश पर। सरकार के आदेश पर माने गवर्नमेंट ऑर्डर्स। बिटिया क्लास के बाद फोन कर दो, क्लास के बाद बस। थैंक यू तो ये जारी करता है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर। ये अलग अलग समय पर जारी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें भी सिक्योरिटीज कहते हैं या इन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं जारी, ये जब मान लीजिए कि हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए हमको 5 साल पर 7% ब्याज दे रहा है। अब आरबीआई ने कोई बॉन्ड जारी कर दिया 5 साल के लिए और 8% ब्याज देने लगा, तो क्या होगा? नेचुरली सोचिए, लोग तो वही हैं, वो चाहेंगे कि हमको 7 की जगह कितना पैसा मिलने लगे, 8% मिलने लगे। तो रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, ओपन मार्केट में आ गया और उसने बॉन्ड जारी कर दिए और मार्केट से लिक्विडिटी को खींच लिया, कैश which we should have deposited with bank, now we are depositing with RBI, NABARD or something like that. तो अगर यहां पर बैंक में पैसा ही कम जमा होगा तो बैंक उधार ही कम दे पाएगा। तो जब भी बैंक, रिजर्व बैंक या सरकार मार्केट से लिक्विडिटी खींचती है ना, सोखती है, रिड्यूसेस द लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है। और जब चाहती है कि ना लिक्विडिटी बढ़ाना है यानी क्रेडिट बढ़ाना है, व्हाट इट डज, ये अपने बेच देती है सिक्योरिटीज के, भैया लो पैसा वापस लो अपना, हम अपने सिक्योरिटी वापस खरीद रहे हैं। तो लोगों के पास जब पैसा आ जाएगा क्या करेंगे, आरबीआई में जमा करने को है नहीं तो वो स्टेट बैंक के पास जमा करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जमा करेंगे। तो एक जो ऑपरेशन ट्विस्ट था वो इसी प्रकार का ऑपरेशन ट्विस्ट था। बाजार में रिजर्व बैंक को क्या करना था, ब्याज दरें घटानी थी। क्या घटानी थी, मार्केट में ब्याज दरें घटानी थी। इसने क्या किया, जो 7 साल से 10 साल की जितनी बॉन्ड थे, कब जारी किए गए, मान लीजिए 2019 में जारी किया गया, मान लीजिए 2018 में जारी किया गया, तो इसको तो 10 साल बाद कैश होना था ना, 7 साल बाद कैश होना था ना, यानी 26 में या 29 में कैश होना था। सरकार ने एक नियम बनाया कि जितने भी 7 से 10 साल के बॉन्ड हैं सब रिजर्व बैंक वापस खरीद रही है और इनका चलन समाप्त कर रही है। वी आर गोइंग टू एंड दिस। अगर आपको चाहिए तो क्या करना है कि रिजर्व बैंक का 3 साल वाला या 2 साल वाला बॉन्ड खरीद सकते हैं बदले में, लेकिन क्योंकि इस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, ये तो हमने खरीद लिया, जितने दिन का हो गया, 3 साल का हो गया 9% दे देंगे, 4 साल का हो गया 9% दे देंगे। इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देंगे 4.8%। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या हुआ, लॉन्ग रन वाली सारी सिक्योरिटी खरीद ली, सारी सिक्योरिटीज खरीद ली और शॉर्ट रन वाली जारी कर दी, ट्विस्ट कर दिया। क्यों कर दी, लॉन्ग रन वाली पर कितना ब्याज देना पड़ रहा था, 9%, 10%। और रिजर्व बैंक क्या चाहता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी मार्केट में घटा दें। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखी थी उनसे क्या कर सकता था, इट वुड हैव डन नथिंग। तो इसने वो सारी की सारी खरीद ली। ओपन मार्केट में इसने एक आदेश जारी कर दिया कि अब इनको समाप्त किया जाता है, जिसको पैसा लेना हो पैसा ले ले, वरना इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाए। तो अब लोगों के लिए क्या फायदा हो गया कि अब वो रिजर्व बैंक में पैसा जमा करने की जगह एसबीआई में जमा कर दें, वहां हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% हो। अब रिजर्व बैंक 3 साल से ज्यादा की जारी नहीं करेगा। जब जारी नहीं करेगा, इट विल नॉट,
तो जिनको 5 साल 7 साल के लिए पैसा जमा करना है, किसके पास चले जाएंगे? एसबीआई के पास। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर वेरी क्लियर, दे आर डन इन ओपन मार्केट। पूरे बाजार में सारे ग्राहकों के सामने ऑप्शंस हैं। आप स्टेट बैंक में जाइए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइए, आप एलआईसी में जाइए, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, या आप रिजर्व बैंक में जाइए। नेचुरली रिजर्व बैंक इज सेफेस्ट, सबसे सेफ है, पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकार का बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। नंबर 2, अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो हम उसके पास क्यों ना चले जाएं। तो व्हेनेवर दिस हैपेंस, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे गो टू रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक को जब मार्केट से नकदी कम करनी पड़ती है, नकदी सोखनी पड़ती है, इट हैज टू विड्रॉ कैश, इट हैज टू विड्रॉ लिक्विडिटी, because it wants that the money with the market shall be less. So what it does is gives out very beautiful schemes. और अगर इसको करना है कि लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, there is the opposite. जैसे अभी सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने, कि लॉन्ग रन की सारे के सारी सिक्योरिटीज को बंद कर दिया। और जब सिक्योरिटीज को बंद कर दिया तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि वी हैव टू फेस द म्यूजिक, सारे लोगों को कैश निकालना पड़ा, and they have to go to alternative options. इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें आरबीआई एंटर्स इन कंपटीशन और इन सप्लीमेंट विद द कमर्शियल बैंक्स, आइदर विथड्रॉज द लिक्विडिटी और एडजस्ट द लिक्विडिटी और इनहांसेस द लिक्विडिटी। बाजार में जितनी तरलता है उसको बढ़ाना, कम करना, सोखना, ये सारे काम रिजर्व बैंक ओपन मार्केट में आकर भी कर सकता है। वहां पर सीधे बैंकों से कंट्रोल करता है, यहां बैंकों से कंपीट भी करता है, और बैंकों से निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं, सप्लीमेंट करने की भी कोशिश करता है। एक नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने सबसे बाद में पढ़ा रहा हूं, आपकी किताबों में सबसे पहले लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज बैंक रेट, लेकिन इसका नाम लिखना नहीं चाहिए बैंक रेट, इसका नाम लिखना चाहिए था डिस्काउंट रेट। इसे लिखना चाहिए बट्टा दर, लेकिन लिखा हुआ है बैंक रेट। हर किताब में सबसे पहले इसी को दिया गया है। व्हाट इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग लिक्विडिटी। ये एक नया तरीका है। तो कल मैंने जो शब्द पढ़ाया था, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है? अंतिम ऋणदाता। तो मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये लोग गए किसी बैंक के पास पैसा लेने, लेट द बैंक बी एसबीआई। तो इन लोगों को जब भी लोन देगा तो बदले में क्या रखेगा? सिक्योरिटी रखेगा अपने पास। सिक्योरिटी क्या हो सकती है? गोल्ड हो सकता है, हाउस हो सकता है, कुछ भी सिक्योरिटी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि जो गोल्ड रखा गया है वो 10 लाख का है, तो एसबीआई ने 10 लाख का लोन थोड़ी देगा इनको, 9 लाख का लोन देगा या 9.5 लाख का लोन देगा, क्योंकि अगर इस पर ब्याज बढ़ गया, 10 लाख से ऊपर हो गया, तो एसबीआई वांट टू कवर इट्स ओन लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो बैंक क्या करता है? जो भी सिक्योरिटी देता है उस पर कुछ डिस्काउंट करके ही उधार देता है, डिस्काउंटेड रेट पर उधार देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। अब सवाल है कि अगर एसबीआई के पास पैसा नहीं बचा किसी वजह से, या किसी और बैंक के पास पैसा नहीं बचा, तो दे विल हैव टू गो टू आरबीआई। अब 10 लाख का जो गोल्ड यहां जमा था, या जो पेपर यहां जमा था किसी हाउस का, या जो यहां जमा था किसी कार का पेपर जमा था एज सिक्योरिटी, एसबीआई जब आरबीआई से लोन लेगा तो उसको ये सिक्योरिटी आरबीआई में प्लेज करनी पड़ेगी, वहां पर ले जाकर देनी पड़ेगी। और जब प्लेज करनी पड़ेगी तो जैसे 10 लाख की गोल्ड था तो 9.5 लाख इसने उधार दिया था, आरबीआई इतना भी नहीं देगा, मुश्किल से 8 लाख देगा। रीडिस्काउंट, रीडिस्काउंट माने पहला डिस्काउंट किसने किया? एसबीआई ने विद दीज पीपल। नाउ आरबीआई गिव्स लोन टू एसबीआई ऑन दीज सिक्योरिटीज, और ये जो सिक्योरिटी है इसके ऊपर एसबीआई को लोन मिला, एंड दिस लोन इज गिवन नाउ फाइनली टू दिस मैन।
तो जब किसी बैंक को पैसा लेना होता था तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कौन था? रिजर्व बैंक. एंड दिस रिजर्व बैंक यूज्ड टू गिव मनी टू ऑल दीज पीपल एट ए डिस्काउंटेड, माने डिस्काउंट का मतलब यहां बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एट द डिस्काउंटेड सिक्योरिटी वैल्यू, यानी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है इसको डिस्काउंट करके देता था. एंड चार्जेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, और एक ब्याज भी लेता था. इस ब्याज को कहते थे बैंक रेट. तो अब हम लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए. एक हुआ डिपॉजिट रेट. डिपॉजिट रेट वो होता है जो किसी बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है. एफडी वगैरह पर जो होता है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? कूपन रेट. बॉन्ड के ऊपर जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? कूपन रेट. ऊपर लिखा है कि इतना ब्याज मिलेगा, तो इन दोनों को कहते हैं डिपॉजिट रेट. बैंक जब उधार देता है तो उसे कहते हैं लेंडिंग रेट. रिजर्व बैंक जब उधार देता था तो इसे क्या कहते थे? बैंक रेट. अब ये बैंक रेट जो होता था वो लोएस्ट रेट होता था, फ्लोर रेट होता था, सबसे कम रेट होता था. क्यों? अगर बैंक इन बैंकों से 10% ब्याज लेगा तो निश्चित रूप से ये बैंक इनसे और ज्यादा लेंगे. तो बैंक रेट यूज टू वर्क एज ए फ्लोर रेट, है ना. फ्लोर रेट माने इससे कम पर तो कोई दुनिया में उधार ही नहीं देगा, क्योंकि इस पर तो रिजर्व बैंक सरकार को और बैंकों को उधार दे रहा है. तो दिस यूज टू कॉल एज फ्लोर रेट, सबसे नीचा रेट. तो बैंक रेट अगर 6% है मान लीजिए, तो इन लोगों का रेट मान लीजिए 9% है, थोड़ा ज्यादा होगा, प्रॉफिट तो कमाएंगे ही. तो इस 9% पर जितने लोग उधार लेने आएंगे वो एक रेट हो गया. अब मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने इस रेट को 9% कर दिया, तो अब ये 12% करने के लिए विवश हो जाएंगे, तो अब उधार लेने वाले कम आएंगे. ये भी क्रेडिट कंट्रोल का मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड. दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. यह भी एक प्रकार से कैसा मेथड है? नेगेटिव मेथड है, अदृश्य मेथड है. इस मेथड से क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष है, कि अगर आप बैंक रेट बढ़ा देंगे तो बाकी लोग को ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी. जब उनको बढ़ानी पड़ेगी तो जो लेने वाले हैं उधार वो कम आएंगे. तो ये डिमांड कम करता है. बाकी जो तीनों तरीके थे वो अलग थे, वो लिक्विडिटी कम करते थे क्रेडिट कंट्रोल की. ये क्या करता है? ये डिमांड कम करता है. दिस इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट मेथड. तो ये बैंक रेट बड़ा डिटेल में हर जगह मिल जाएगा. लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 के बाद तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होता. तो अब क्यों हम लोग इसको पढ़ाएंगे? लेकिन अब क्योंकि हर किताब में लिखा हुआ है, मैं बैंक रेट ना बताता या डिस्काउंट रेट ना बताता तो आप कहते सर आपने इसे पढ़ाया नहीं. वी डोंट यूज दिस. अब नए मेथड्स आ गए हैं. वो नए मेथड्स क्या हैं? बैंक और रिजर्व बैंक के बीच रिलेशन के उन मेथड्स के बारे में भी मैं 5-10 मिनट आपको पढ़ा देता हूं, ताकि आपको उनके नाम भी मालूम हो जाए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दीज पीपल डू. तो अब बैंक रेट इज नॉट इन यूज एट ऑल. पहले बैंक रेट का इस्तेमाल होता था बैंक रेट बढ़ाने से. लेंडिंग रेट बढ़ता था बैंकों का. बैंकों के लेंडिंग रेट से उधार लेने वाले भाग जाते थे. सो इफ द गवर्नमेंट वांटेड मोर क्रेडिट, इट यूज्ड टू रिड्यूस द बैंक रेट. इफ द गवर्नमेंट वांटेड लेस क्रेडिट, इट यूज्ड टू इनहांस द बैंक रेट. 1960 से 1990 तक बैंक रेट बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था. इट वॉज जनरली एज हाई एज 10%. 1950 में 6% था. बढ़ते 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 90 तक कितना आ गया था? 10%. एंड इट रिमेन्ड एट अराउंड 10%. अब आप सोच लीजिए कि जब बैंकों को 10% पे उधार मिल रहा है तो निश्चित रूप से बैंक अपने ग्राहकों को 13-14% पर उधार देते थे. तो एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया द रेट्स वर वेरी वेरी हाई. तो 1991 के बाद जब हमारे देश में नई पॉलिसी आई, इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर को घटाना शुरू किया. राइट. तो सीआरआर जो कि अराउंड 10% था उसको घटाकर 4% ले आए. एसएलआर जो 38% था उसको घटाकर कितना ले आए? 25% ले आए. बैंक रेट 10% था, घटा के लाए थे 6%. लेकिन फिर बैंक रेट को बंदी कर दिया. नाउ बैंक रेट इज नॉट यूज्ड. अब क्या इस्तेमाल होता है मैं दोनों पॉलिसीज आपको बता देता हूं. थोड़ा मुश्किल है समझने में बट नॉट दैट डिफिकल्ट. नाउ वी कॉल इट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूं जब तक आप एमए में नहीं आएंगे, क्योंकि देन इट विल क्रिएट ए मच मोर प्रॉब्लम. ये जो एलएएफ है
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा. दिस फैसिलिटी इन फैक्ट वाज स्टार्टेड इन 1994, चेंज्ड इन 1999, लेकिन ये परमानेंट फैसिलिटी नहीं थी. इसको परमानेंट फैसिलिटी कब किया गया? 2005 में. ये है क्या? ध्यान से देखिए, ये एक बड़ी सिंपल मैकेनिज्म है. मैं इसको बहुत डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन दो तीन चीजें बता देता हूं. वन, अभी हम लोगों ने कहा कि बैंक के पास लोग जब पैसा लेने आएंगे, जब भी पैसा लेने आएंगे, तो हो सकता है कि बैंक के पास लिक्विडिटी ना हो. अगर बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, उधार ही नहीं दे पा रहा है, तो इसका बेचारे का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो ये किसके पास पैसा लेने जाएगा? आरबीआई के पास पैसा लेने जाएगा. और किस आधार पर पैसा लेगा? बैंक रेट के ऊपर आधार लेगा. लेकिन कुछ ऐसे बैंक भी तो हो सकते हैं जिनके पास खूब कैश पड़ा हो और उनसे कोई उधारी लेने नहीं आ रहा. अब वो बेचारे उधार दे नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा है उनको. तो दोनों तरीके से नुकसान है. इफ देर इज लेस लिक्विडिटी, उधार नहीं दे पा रहे हैं तो नुकसान. इफ देर इज एक्सेस कैपेसिटी, देन ऑल्सो दे आर लूजिंग. तब एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी खोली गई आरबीआई के द्वारा, विच इज नोन एज रेपो एंड रिवर्स रेपो. ये परमानेंट हो गए. मैंने कब से बताया आपको, कब से परमानेंट हो गए? 2005 से. हालांकि इनमें बहुत चेंजेस आए हैं, उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ सकते. बेसिकली पहली बात आप समझ लें कि जब रेपो शुरू किए गए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर शुरू किए गए थे, यानी सरकारी प्रतिभूतियों पर किए गए थे. मैंने बताया हर बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, हर हालत में सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं. उनको रखनी पड़ती हैं बिकॉज दे हैव टू कीप सम मनी इन ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म. कैश तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि सिक्योरिटी को आप जब चाहें कहीं पर भी जाकर इसको कैश करा सकते हैं. तो अगर आपके पास मान लीजिए पैसा कम है आज की रात, मैं रात की बात कर रहा हूं पहले, यानी अगर कोई ग्राहक आ गया मेरे पास 2 बजे 3 बजे आ गया और बड़ा ग्राहक है, उसने कहा कि साहब 100 करोड़ रुपया चाहिए एंड वी डू नॉट हैव इट, हम उसको उधार नहीं दे सकते. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एंटर इनटू ए रीपरचेज ऑप्शन. अब अभी तो फिलहाल लिख दे रहा हूं ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हालांकि बाद में इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है. ये रीपरचेज ऑप्शन क्या है, इसको समझना है. ये पुनर्क्रय विकल्प. पुनर्क्रय विकल्प. आपको क्या करना है कि जो सिक्योरिटी आपके पास रखी हुई है, ठीक है, इसको आप सेल कर दें आरबीआई को. करेंगे तो ओवरनाइट. शुरू में तो ओवरनाइट माने एक रात के लिए ही हुआ था. दूसरी जगह से आप इंतजाम कल तक कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा निकाल ही लेंगे. ओवरनाइट. तो आप क्या करेंगे? अपनी सिक्योरिटी सेल कर देंगे आरबीआई को और बदले में आप ले लेंगे इससे कैश और अपने ग्राहक को दे देंगे. जैसे बैंक रेट होता था ऐसे दे देंगे ग्राहक को. फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरे दिन आपको अपनी सिक्योरिटी इनसे खरीदनी पड़ेगी और इनको कैश वापस करना पड़ेगा. ध्यान से देखिए, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है. व्हाट यू कैन डू? डिपॉजिट योर सिक्योरिटी विद आरबीआई, टेक लोन. लेकिन इसके साथ दूसरी शर्त है कि आपको निश्चित समय के बाद यू विल हैव टू रीपरचेज योर सिक्योरिटी, क्योंकि आपको तो 24-25% सिक्योरिटी रखनी ही रखनी है, उससे कम तो आप रख ही नहीं सकते. तो आप क्या करिए कि उसको फिर खरीदिए रिजर्व बैंक से दूसरे दिन और बदले में उनको आप कैश जमा कराइए. रीपरचेज ऑप्शन. एन ऑप्शन हैज बीन गिवन टू द बैंक्स to sell their security to the Reserve Bank for a night or for a period of 2 nights and take cash. Give this cash to whomever you want. फिर आप अपने कैश का इंतजाम करिए, give it to Reserve Bank and then you have to repurchase your securities. इसे रेपो कहते हैं. इसको शुरू में तो मार्केट रेट पर फिक्स किया गया था. जिस दिन ज्यादा डिमांड होगी उस दिन रेट बढ़ जाता था. एक टाइम में तो इसका ओवरनाइट रेट 46% तक गया था. जिस दिन ज्यादा डिमांड होगी, रिजर्व बैंक से ज्यादा कैश पैसा लेना होगा, बहुत सब आदमियों को चाहिए, तो रिजर्व बैंक रेट बढ़ा देता था. उस समय की बात अलग है, लेकिन अब इसके लिए एक फिक्स्ड रेट है.
इस फिक्स्ड रेट पर ही आप लेते हैं। इसी को हम आजकल कहते हैं पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट अब इसका नाम है। बैंक रेट खत्म हो गया, बैंक रेट के बारे में अभी बाद में बात करूंगा, 2-3 मिनट के बाद में बात करूंगा। इसे कहते हैं पॉलिसी रेट। आप लीजिए, आज खरीदिए, फिर वापस कर दीजिए, कल फिर खरीद लीजिए, फिर वापस कर दीजिए, फिर परसों खरीद लीजिए, फिर परसों वापस कर दीजिए। आप जितनी दफे चाहें 1% सिक्योरिटी आप उनको जमा कीजिए, कैश लीजिए, कैश लेने के बाद गिव इट बैक, फिर अपना कैश पैसा देकर उनसे ले लीजिए, फिर अगले दिन शाम को यू कैन गो ऑन डूइंग इट। जिस भी बैंक के पास कैश की शॉर्टेज है, इट कैन ऑलवेज टेक मनी फ्रॉम आरबीआई बाय गिविंग सिक्योरिटीज विद ए प्रॉमिस। डबल लेगेड माने इस जो समझौता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के 2 लेग हैं। पहला लेग, यू गिव योर सिक्योरिटी, टेक द मनी। सेकंड लेग, यू परचेज द सिक्योरिटी, गिव बैक द मनी। इसे कहते हैं रेपो। इसी के साथ साथ हो गया रिवर्स रेपो। अब आपके पास कैश बहुत पड़ा हुआ है, बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, अब क्या करें, कोई उधार लेने नहीं आ रहा है, आपका कैश तो बेकार है, इससे तो कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिजर्व बैंक को जमा करें और बदले में क्या ले लें, सिक्योरिटी खरीद लें, और फिर अगले दिन क्या करें, सिक्योरिटी बेच दें, आरबीआई से क्या ले लें, कैश ले लें। ध्यान से देखिए, रिवर्स रेपो इज जस्ट द ऑपोजिट। अगर आप पे एक्सेस कैश है तो आप क्या करें, कहीं तो कोई आपको ब्याज दे नहीं रहा, यू आर नॉट गेटिंग एनी मनी, कोई उधार लेने भी नहीं आ रहा, आप क्या करें, गिव इट टू रिजर्व बैंक, परचेज द सिक्योरिटी, और बदले में आप क्या करें, कैश दे दे। नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू इज गिव द सिक्योरिटी, टेक द मनी, आपको ब्याज मिल गया। तो जब आप पे एक्सेस लिक्विडिटी हो तो रिजर्व बैंक से ब्याज पर आपको ब्याज मिल जाएगा, और जब आप पे शॉर्टेज है तो आपको रिजर्व बैंक से ब्याज पर पैसा मिल जाएगा। इसे कहते हैं पॉलिसी रेट। रेपो को कहते हैं पॉलिसी रेट। रिवर्स रेपो थोड़ा नीचे होता है। पहले तो एक नियम था कि रेपो के 1% नीचे ही होगा, लेकिन अब 1% नीचे नहीं होता, अब ये काफी कम फर्क पड़ गया। ये 4% है तो इसे 3.65% कर दिया गया, लगभग बराबर। इसके बारे में बात नहीं करते। अब बैंक रेट कहां गया, अब ध्यान से देखिए। एक तो पहले उन्होंने ये शुरू किया कि आप रेपो के बल पर ही आप उधार ले लीजिए, लेकिन इसके बदले में आपको क्या जमा करने का, एक सिक्योरिटी। लेकिन कितनी सिक्योरिटी जमा कर सकते हैं, टोटल अगर 25% है तो केवल 1% आप ले सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा कैश चाहिए तो कहां से लेंगे, क्योंकि आप तो रेपो तो केवल 1% पर ही अलाउड है, ज्यादा पर अलाउड ही नहीं है। तो फिर 2012 में एक नई फैसिलिटी शुरू की गई जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये क्या है, इस सुविधा में एक और रेट होता है जिसे एमएसएफ को हैं। 1% तो रेपो रेट पे मिलेगा, लेकिन अगर 1% से ज्यादा पैसा आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमएसएफ रेट, पेनल रेट पर लगने पड़ेगा, जो आजकल 4.25 है। इस पेनल रेट पर आप चाहें तो और पैसा ले सकते हैं, कैश। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, एक रेपो रेट हो गया, इसके ऊपर एक पेनल रेट हो गया, और इसके नीचे एक रिवर्स रेपो रेट हो गया। इसको क्या कहा, पॉलिसी रेट। अब सरकार केवल पॉलिसी रेट अनाउंस कर देगी, ये रेट अपने आप अनाउंस हो गया। पहले तो दोनों 1-1% होते थे। अगर ये 5 है तो ये पहले 6 होता था, अभी 7 होता, सॉरी 4 होता था। तो पहले तो ये फिक्स था कि 1% ऊपर होगा, 1% नीचे होगा, लेकिन अब सरकार ने इसे बदल दिया, 1% नहीं, तीनों अनाउंस करती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अब बैंक रेट की जरूरत ही नहीं रही ना, बैंक रेट पर आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी और पैसा लेना पड़ता था। अब इसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सिक्योरिटी जमा करिए, बैंक से उधार लीजिए और फिर इसको वापस कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कम पैसा चाहिए तो गो फॉर रेपो रेट, रेपो रेट के माध्यम से आप पैसा ले सकते हैं। तो इस वजह से आपको इस पॉलिसी को, बैंक रेट को अब इस्तेमाल ही करना बंद हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास टाइम बचा है कि मैं क्रेडिट कंट्रोल का दूसरा वाला हिस्सा बता पाऊं आज, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है किसी वजह से। तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दूं ना। छोड़ दीजिए सर। हाँ, क्योंकि पीरियड का टाइम ऊपर हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ।
और कोई समस्या हो तो पूछ लो 1-2 मिनट में, नहीं तो छोड़ देता हूँ, बाय बाय कर देता हूँ। हाँ, क्वांटिटी थियरी इज डिफरेंट। फिशर का एक वर्जन है, कैम्ब्रिज का दूसरा वर्जन है, केन्स का तीसरा वर्जन है, बहुत सारे। कल नहीं लेना चाहते आसिफ, लेना नहीं चाहते कल, कुछ हमें काम है ज्यादा, इसलिए लेना नहीं चाहते कल। हम मंडे को, सॉरी नेक्स्ट वेंसडे को ले लेंगे। इधर तो 3 दिन लिया ही है, 3 क्या 2 दिन भर लिया था, 5 दिन क्लास लिया ही है। अगर कल ना लेना है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी खरीदता है तो वो कैसे खरीदता है अब वापस? कुछ खरीदना ही नहीं है तो एक साथ ही होगा ना। आजकल तो सिक्योरिटी डिजिटल फॉर्म में इसके किसके पास रखी हुई है? स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक एक खाता होता है सीजीएचएल खाता, सीजीएचएल खाता से वहां सिक्योरिटी ट्रांसफर कर देता है, कैश आ जाता है। तुरंत ही कैश आता थोड़ी है, वो कैश कोई और बैंक के माध्यम से उनके पास पहुंचा दिया जाता है कि हाँ इतना पैसा आपके पास है। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे अपने आप आपको कैश वापस करके सिक्योरिटी करनी पड़ती है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर किसी दिन थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेंगे। टॉपिक थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, क्योंकि किताबों में अभी आया नहीं है। विल डू इट अगेन, थोड़ा बहुत कर लेंगे, जब तक समझ में ना आए इकोनॉमिक्स का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? गुड बाय कर दें, गुड बाय। हाँ ओके, टेक इट ऑन नेक्स्ट वेंसडे। या हाँ श्रेया बेटिया, बिल्कुल बिल्कुल, जो हम तो तुमको अच्छा अब से ये कर देंगे श्रेया जी या एवरीबडी, पहले 5-7 मिनट आपको दे देंगे कि आप पिछले टर्म के सब सवाल पूछ लें, और फर्स्ट पेपर के, सेकंड के, थर्ड के, जिसके चाहे पूछ लें। ठीक है ना? वी गिव यू 10 मिनट्स, उसके बाद पढ़ाया करेंगे, हम पे टाइम है, नो प्रॉब्लम्स। तो नाउ शैल वी लीव, अब हम लोग छोड़ दें। थैंक यू सर। एवरी थैंक यू सर। Thank you, sir.